हे एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल माय चैनल कॉमर्स हंट। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राजू दिवाकर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ क्या है मैं आप सभी को बता देता हूं। आज से हम अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ का नाम होगा एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, इस सीरीज़ में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे मैं ये भी आप सभी को बता देता हूँ। ये सीरीज़ होगा फॉर जनरल पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 फॉर कॉमर्स। मतलब जैसा कि आप सभी को पता है एनटीए यूजीसी नेट नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए दो पेपर कराता है। पेपर 1 जनरल पेपर है, सभी स्टूडेंट के लिए सेम पेपर बेनिफिशियल होगा और कंपलसरी पेपर है ये। ठीक है, और पेपर 2 में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे जनरल पेपर में भी जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये एक छोटी सी सीरीज़ होने वाली है। कोशिश करेंगे ये रेगुलर आपको अपडेट की जाए टाइम टू टाइम, जिससे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप अच्छा बेटर स्कोर कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से जो भी गत वर्ष में जितने भी विभिन्न पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स की राइट एक्सप्लेनेशन विद करेक्ट आंसर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे। और कमेंट के माध्यम से जो भी हमें फीडबैक मिलेंगे तो हम उस फीडबैक का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आपको बेटर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सम मॉडिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आएगी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के नाम से जानते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन संबंधित है जुलाई 2018, मतलब जुलाई 2018 में जो पेपर 1 का पेपर हुआ था, ठीक है, जिसे हम जनरल पेपर के नाम से जानते हैं, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके स्टार्टिंग के जो भी 20 क्वेश्चंस हैं उसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चंस रह जाएंगे उसे हम जो अपकमिंग वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। और ऐसे एस्पिरेंट जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उससे के साथ ही साथ आप है ना बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, नोट्स हैं, आपको टाइम से मिल जाएं। नोट्स के लिए आप हमारा जो कॉमर्स हंट टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप में हम जो भी पीडीएफ फाइल्स होंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसा कि वर्ष 2018 में एनटीए ने, ठीक है, एनटीए ने जो पेपर कराया था जिसे हम यूजीसी नेट के नाम से जानते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो वर्ष 2018 जुलाई में हुआ था, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, और इस 50 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आप इसकी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। तो टोटल पेपर 1 है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। मतलब जो भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए हुए हैं उसमें ऐसा कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब स्टेटमेंट है जो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। इंडिकेट योर आंसर बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। तो नीचे क्या दिया है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ए से लेकर ऐप तक, और इसके साथ ही साथ जो कोड हैं ABCD के फॉर्म में, जिससे की हेल्प से आपको क्या करना है, चूज़ करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए रीड करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। मतलब टीचिंग और लर्निंग आपस में संबंधित हैं, तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल टीचिंग एंड लर्निंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। दूसरा, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज़ नो डिफरेंस, मतलब टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों सेपरेट टर्म हैं और दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो आप साथ ही साथ इसके साथ एलिमिनेट भी करते जाइए। तो फर्स्ट सही है,
एलिमिनेट कर दिया हमने सेकंड ऑप्शन को, ठीक है। इसकी हेल्प से हम जो राइट कोड है उसे चूज़ करेंगे। इसके बाद सी में बताया गया है कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टूडेंट, मतलब जो टीचिंग है उसका जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या है कि जो भी लर्निंग है और उस लर्निंग के माध्यम से क्या करना है, प्रॉपर नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना है स्टूडेंट को। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। तो इसमें बताया है कि जितनी भी अच्छी टीचिंग होती हैं वो फॉर्मल नेचर की होती हैं, पर ऐसा तो नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि टीचिंग क्या है, फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल नेचर की भी होती है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है आर टीचर इज़ अ सीनियर पर्सन। अब इसमें बोला गया है कि टीचर एक सीनियर पर्सन होता है, पर ऐसा भी नहीं है, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में टीचर के साथ साथ हेड मास्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट के पर्सन होते हैं, वो टीचर से सीनियर पर्सन होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। इसके बाद जो एफ ऑप्शन में बताया है टीचिंग इज़ अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट। तो जो टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्ट है, मतलब सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं उसको ध्यान में रख के टीचिंग की जाती है, और जो लर्निंग है वो एक पर्सनल एक्ट है कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अनुसार ही लर्न करेगा। तो कहीं ना कहीं इस कोड के हेल्प से जो हमारा राइट आंसर बनता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर एफ। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है कहाँ, ए सी एफ, मतलब जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए सी एफ, जिसमें टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड। इसका नेक्स्ट जो सी ऑप्शन था दैट इज कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टूडेंट, एंड लास्ट वन इज एफ, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर एज लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर है सी। अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। तो मतलब टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है जो लर्नर को हेल्प करे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। लर्नर का प्रायर जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्नर्स के लिए। टीचिंग को इफेक्टिव तभी बन पाएगी। इसके बाद एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स का जो एजुकेशन स्टेटस है क्या वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर्स, इसमें बोला है पीयर ग्रुप ऑफ लर्नर, अगर लर्नर की जो भी लर्निंग है वो अच्छी बने या टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जाए तो उसमें पीयर ग्रुप का इम्पोर्टेंट रोल है। कहीं ना कहीं ये आंसर ठीक हो सकता था अगर यहाँ पूछा जाता सोशलाइजेशन के रेफरेंस में या सोसाइटी के रेफरेंस में, ठीक है। पर यहाँ क्या है, आपको एक बेस्ट और ऑप्शन चूज़ करना है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। इसके बाद क्या है लास्ट वन, फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स, मतलब जो लर्नर है वो किस बैकग्राउंड से आते हैं या उनके फैमिली का साइज़ क्या है, क्या ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब जो राइट हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, ठीक। इसके बाद है स्टूडेंट, आप भी राइट कमेंट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी राइट आंसर है तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द टू सेट ऑफ गिवन बिलो, मतलब दो सेट दिए हैं, सेट ए और सेट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड सेट दिए हैं। तो इसमें जो सेट फर्स्ट है वो रिलेटेड है मेथड ऑफ टीचिंग से, ठीक है, और सेट जो सेकंड है वो रिलेटेड है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस। तो ये कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, तो आपको उसमें करेक्ट मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें जैसे मेथड ऑफ टीचिंग दिए हैं, लेक्चर मेथड यानी लेक्चरिंग, देन डिस्कशन इन ग्रुप्स, देन ब्रेन स्टॉर्मिंग, लास्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। तो सबसे पहले इसमें जो राइट आंसर है, अगर आप जैसे देखें कि सबसे पहले बात की गई है बेसिक रिक्वायरमेंट में स्मॉल स्टेप्स प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग कौन सा जिसमें टीचिंग के दौरान क्या किया जाता है, स्मॉल स्टेप्स में किसी भी प्रेजेंटेशन को पूरा किया जाता है और साथ ही साथ उसमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किसके अंडर आएगा,
ये आएगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी टीचिंग है उसे स्मॉल स्टेप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे टीचिंग इफेक्टिवनेस बनी रहे टीचिंग की, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है फीडबैक, जिससे टीचिंग के दौरान जो भी फीडबैक हैं उसे और जो भी मॉडिफिकेशन बताए जा रहे हैं उसके थ्रू जो भी राइट क्या कहते हैं टीचिंग की जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो कनेक्टेड है फर्स्ट से। लेक्चरिंग किससे कनेक्टेड है, इसमें बोला है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। अब लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ की अगर बात आती है तो हम बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं उसको क्या करना है, उनका प्रोडक्शन करना है, और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, बेस्ट सेलेक्ट करते हैं आइडियाज़ को। तो कहीं ना कहीं सी का जो राइट आंसर है सेकंड, ठीक। तो सी की इज कनेक्टेड टू द सेकंड। इसके बाद है डिस्कशन इन ग्रुप। तो डिस्कशन इन ग्रुप बेसिकली किससे कनेक्टेड हो सकता है, कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसाइड लैंग्वेज, या यूज ऑफ टीचिंग एड, या थीम बेस्ड इंस्ट्रक्शन अमंग पार्टिसिपेंट। तो बेसिकली क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में, क्या होता है, एक थीम प्रोवाइड कर दी जाती है, जिस थीम के अनुसार सारे जो एस्पिरेंट हैं और जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो बी का जो कनेक्शन होगा फिफ्थ से, और बाकी आपको बताई दिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कनेक्टेड है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन से। तो देखते हैं कि लेक्चरिंग इज कनेक्टेड टू द कंटेंट डिलीवरी इन अ ल्यूसाइड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जैसे हमने बताया था ना, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड हो गया, कंटेंट डिलीवरी हो रही है लेक्चरिंग मेथड में, और बी का हो गया फिफ्थ, जिसमें क्या हुआ, थीम प्रोवाइड की जा रही है पार्टिसिपेंट को, और सी का होगा सेकंड, जिसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़, एंड लास्ट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोस विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इंडिकेट योर आंसर बाय चूजिंग फ्रॉम द कोड। तो आपको मतलब जो राइट आंसर चूज़ करना है या आइडेंटिफाई करना है वो किसके रिगार्डिंग करना है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के, ठीक है। आपने टर्म्स सुने होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि ये जो भी असेसमेंट किया जाएगा वो डिफरेंट पार्ट्स में किया जाएगा, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट्स में किया जाएगा। और समेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है कि साल के अंत में जो असेसमेंट किया जाता है उसे समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है जो राइट आंसर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में दिया है, अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड 2 स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्टेड द कोर्स वर्क। जब कोर्स वर्क हो जाएगा तो उसके बाद जो टीचर्स हैं वो ग्रेड प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में बताया है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस विद द स्टूडेंट इन द क्लासरूम द टीचर प्रोवाइड करेक्टिव फीडबैक। मतलब जब भी क्लासरूम में टीचर कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके साथ साथ क्या करेगा, करेक्टिव फीडबैक देगा, जिससे क्या है कि जो स्टूडेंट के डाउट्स हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएँ, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी में बताया है, द टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट। जो टीचर है वो क्या कर रहा है, मार्क्स दे रहा है स्टूडेंट को यूनिट टेस्ट के बेसिस पर। ऑप्शन नंबर डी में बोला है, द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। जो टीचर है क्लास में क्या कर रहा है, स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर रहा है। और देन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज़ रिपोर्टेड टू प्रेजेंट एट एवरी 3 मंथ इंटरवल। मतलब जो स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी वो रिपोर्ट की जाएगी उनके पेरेंट्स को 3 मंथ के इंटरवल के बाद। तो ऐसा तो कहीं डिसाइडेड नहीं है कि 3 मंथ के महीने के इंटरवल के बाद ही डिसाइड की जाएगी, या मतलब जो रिपोर्ट है प्रोवाइड की जाएगी। एंड ऑप्शन नंबर एफ है, द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय द टीचर्स थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मतलब लर्नर्स का जो मोटिवेशन कैसे रेज किया जा सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन किए जाएँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन आते हैं बी डी एफ। तो बी डी एफ में क्या बताया, जैसे अभी हमने बात करी थी, बी में बताया था ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस जो टीचर है वो स्टूडेंट को करेक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं राइट आंसर है, ठीक है। मतलब जो हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करने हैं। इसके बाद जो डी में बताया था डी, डी मतलब क्या था कि टीचर क्लैरिफाई करेगा स्टूडेंट के जितने भी उसके डाउट हैं वो क्लास में ही,
ठीक है। और लास्ट ये है कि दो टीचर्स का जो मोटिवेशन कैसे रेस किया जा सकता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन किए जाएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि जो भी हर ऑल्टरनेटिव का आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन रिलेटेड है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड, ठीक है। तो असर्शन ए दिया है, ऑल टीचिंग शुड एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। मतलब टीचिंग का जो एम है वो क्या है कि लर्निंग को इंश्योर करना या लर्निंग को अच्छे से ट्रांसफॉर्म करना या बेटर बनाना, ठीक है। ये असर्शन है। रीज़न क्या दिया है इसके व्याप पर, ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम टीचिंग। मतलब जितनी भी लर्निंग होती हैं वो टीचिंग से ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ दोनों ऑप्शन को रीड करने के बाद कैसा प्रतीत होता है कि जो उसमें बोला है कि ऑल टीचिंग शुड एम, मतलब टीचिंग का एम ही है लर्निंग को अच्छे से इफेक्टिव बनाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, मतलब ट्रू है, ये इज़ ट्रू। और इस रीज़न में बताया है ऑल लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम द टीचिंग, मतलब जितनी भी लर्निंग हो रही है वो टीचिंग से ही हो रही हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो लर्निंग है या जो टीचिंग है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे दोनों की होती है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट कुछ अपने क्या होता है नेचर से, एनवायरनमेंट से सीखता है। तो टीचिंग के अलावा भी स्टूडेंट क्या करता है अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर दैट इज सी, जिसमें ए इज ट्रू है और आर इज फॉल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है मैच द फॉलोइंग रिलेटेड। इसमें दो सेट प्रोवाइड किए गए हैं, सेट ए और सेट बी, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड। सेट फर्स्ट रिलेटेड है रिसर्च टाइप से और सेट सेकंड रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक से। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च दिए हैं, जैसे फंडामेंटल रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है एंड इवेल्युएटिव रिसर्च है। अब जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स और डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं पहले उसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैच करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जो दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 दैट इज फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। मतलब इसमें क्या करना है, इम्पैक्ट फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक है। देन सेकंड में बताया है डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग के थ्रू क्या किया जा रहा है, जो एक्सप्लेनेशन है उसे डेवलप की जा रही है। देन थर्ड में बोला है इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन थ्रू यूज ऑफ इंटरवेंशन। एंड फोर्थ वन इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। एंड लास्ट वन इनरिचिंग टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को क्या करना है इनरिच करना है। तो इसको अगर मैच करना है तो सबसे पहले जो फंडामेंटल रिसर्च में हम बात करते हैं मोस्टली थ्योरी डेवलपमेंट की, या जो प्रिंसिपल है उनको डेवलपमेंट करने की। तो फंडामेंटल रिसर्च कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड होगी वो कनेक्टेड किससे होगी, आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो उससे भी मैच कर लेते हैं एक बार। तो ए का जो करेक्ट मैच होगा वो होगा फंडामेंटल रिसर्च होगा, डेवलपिंग एन इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन थ्रू थ्योरी बिल्डिंग। मतलब फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, थ्योरी बिल्डिंग की बात करते हैं। तो ए इज़ कनेक्टेड टू सेकंड, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च में हम बात करते हैं, क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योरी फॉर यूज इन वेरियस सिचुएशन। मतलब थ्योरी का यूज़ करके हम क्या करते हैं उसका प्रॉपर, मतलब किसी सिचुएशन में उसे अप्लाई करते हैं, तो इसे बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है। और कहना कि स्कूल इन्वायरमेंट से रिलेटेड या हमें जब भी इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है तो तब काम करती है एक्शन रिसर्च। और इवेल्युएटिव रिसर्च में चेक किया जाता है इम्पैक्ट कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ आंसर नंबर ए, ठीक है। तो आंसर नंबर इज राइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप नोट डाउन कर लें, हर बार किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, पेपर 1 में। इसमें बोला गया है विच ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ बेस्ट इंडिकेट द साइक्लिक नेचर ऑफ एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। ये रिलेटेड है एक्शन रिसर्च से, जो एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी है उससे रिलेटेड है, ठीक है, एक्शन रिसर्च स्ट्रेटजी। तो इसमें जो करेक्ट आपको क्या करना है, सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है जो साइक्लिकल इन नेचर है।
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़, सबसे पहले एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर करते हैं एक्ट, देन करते हैं ऑब्जर्व, देन रिफ्लेक्ट। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। तो इसे शॉर्ट में आप लर्न करने के लिए कर सकते हो PAOR। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज़ नियरर टू साइंटिफिक मेथड। मतलब जो साइंटिफिक मेथड है उसके नियरर कौन से स्टेप्स हैं जो बेस्ट हो सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं ऑप्शन ए, सजेस्टेड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, reducing the consequences of the solution, perceiving the problem situation, locating of the difficulty and testing the solution। तो सबसे पहले जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग और जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन को पढ़ने से आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम की बात तो हो ही नहीं रही। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने से। ऑप्शन बी में बताया है परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है उसे परसीव करना। ठीक है। इसके बाद लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले हमने परसीव किया, उसके बाद लोकेट कर लिया जो एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, देन उसके बाद उसे हमें डिफाइन करना, इसके बाद हाइपोथेसिस बनाई, देन उसके बाद क्या किया, वो उसे कुछ सीक्वेंस की हेल्प से, डिडक्टिव मेथड की हेल्प से आपने क्या किया, सॉल्यूशन फाइंड किया, और उस सॉल्यूशन आने के बाद आपने क्या किया, टेस्टिंग करा है विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस। तो कहीं ना कहीं ये बेटर स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मेथड। इसके बाद सी में पढ़ लेते हैं, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग अ पॉपुलेशन, ड्राइंग अ सैम्पल, कलेक्टिंग डाटा एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। और लास्ट में बताया गया है, पर इसमें कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस की बात नहीं की है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, और ना ही ऑब्जेक्टिव्स की बात की है। ऑप्शन नंबर डी में बताया है आइडेंटिफाइंग द कैजुअल फैक्टर और डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। इसमें मतलब फैक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम को जानने से पहले। देन डेवलपिंग अ हाइपोथेसिस, सेलेक्टिंग अ सैम्पल, कलेक्टिंग डाटा एंड अराइविंग द जनरलाइजेशन एंड कंक्लूजन। तो अभी तक जो भी ऑप्शन हमने पढ़े हैं तो उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ परसीविंग द प्रॉब्लम सिचुएशन, लोकेटिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम्स एंड इट्स डेफिनेशन, हाइपोथेसाइजिंग, रिड्यूसिंग द सीक्वेंस ऑफ द सजेस्टेड सॉल्यूशन एंड टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इन एक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स, इसमें बात की है रिसर्च एथिक्स की। द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। तो जो रिसर्च एथिक्स जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले फॉलोइंग द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ऑफ थीसिस, तो फॉर्मेट में जो एथिक्स हैं उसका क्या यूज़ है। देन डाटा एनालाइजिंग थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सी ऑप्शन इज डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड लास्ट इज एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर है जैसे आंसर नंबर डी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। मतलब आप जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ देना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ पोटेंशियल फॉर नर्चिंग क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज रिलेटिवली ग्रेटर। मतलब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग किस अप्रोच में अप्लाई होती है। तो डिफरेंट जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ प्रिपेयरिंग रिसर्च समरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रेजेंटिंग अ सेमिनार पेपर, ऑप्शन नंबर सी इज़ पार्टिसिपेशन इन रिसर्च कॉन्फ्रेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पार्टिसिपेशन इन अ वर्कशॉप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके माइंड में दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए, दैट इज एक्टिव प्रोसेस और दैट इज पैसिव प्रोसेस। तो डिफरेंट ऑप्शन को रीड करने से आपको सबसे ज़्यादा जो एक्टिव और पैसिव के कॉम्बिनेशन में कौन सा पार्टिसिपेशन प्रोसेस लगता है कि जो बेस्ट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज आंसर नंबर सी, 10 का सी, दैट इज पार्टिसिपेशन इन अ रिसर्च कॉन्फ्रेंस। तो इसमें कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव एक्टिविटी है और जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ज़्यादा डेवलप होगी एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15। जो क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है, ठीक है, ये रिलेटेड है रीडिंग
कॉम्प्रेहेंशन, जैसे कि पेपर 1 में 5 नंबर का पैसेज पूछा जाता है जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के नाम से जानते हैं। इसमें आपको एक पैसेज दिया होगा और उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पैसेज आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसके राइट आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो इस पैसेज को या किसी भी तरीके के जो पैसेज हैं उसको सॉल्व करने की सबसे बेटर स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पैसेज को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे आप एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है, 1 टाइम। तो सबसे पहले जब आप रीड आउट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं कुछ वर्ड कैप्चर हो जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है, पैसेज रीड करना है। तो जब आप पैसेज रीड करोगे तो कहीं ना कहीं जो वर्ड आपके माइंड में जो कैप्चर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हाईलाइट होंगे उस पैसेज में। तो तुरंत आप क्या कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है उसे इंटरकनेक्ट कर सकते हो और जल्दी से अपने राइट आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पैसेज में क्या दिया गया है और किस टॉपिक से कनेक्टेड है एक बार मैं रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं उसके राइट आंसर देखेंगे। तो पैसेज में स्टार्ट करते हैं। इफ़ इंडिया हैज़ टू डेवलप हर इंटरनल स्ट्रेंथ, द नेशन हैज़ टू फोकस ऑन द टेक्नोलॉजिकल इम्परेटिव्स, keeping in the mind 3 dynamic dimensions: the pupil, the overall economy, and the strategy interests. These technology imperatives also take into account a 4th dimension, that is time, an offshoot of modern day dynamism in business, trade, and technology that leads to continuously shifting targets. We believe that technology strengths are especially crucial in dealing with the 4th dimensions underlying continuous change in the aspirations of the pupil, the economy in the global context, and the strategy interests. Then the process of technology lies at the heart of the human history. Technological strengths are the key to creating more productive employment in an increasingly competitive marketplace and to continuously upgrade human skills. Without a perceived use of technologies, we cannot achieve overall development of our pupil in the years to come. The direct linkage of technology to the nation's strategy strengths are becoming more and more clear, especially since 1990s. India's own strength in a number of core areas still put in a position of reasonable strength in geopolitical context. Any nation aspiring to become a developed one need to have strengths in various strategy technology and also the ability continuously upgrade them through its own creative strength for people oriented actions as well as whether for the creation of large scale productive employment or for ensuring nutritional and health security for people or for better living conditions. Technology is the only vital input. The absence of greater technological and impacts could lead to lower productivity and wastage of previous natural resources. Activities with low productivity or low value addition in the final analysis hurt the poorest most. The technological imperatives to lift our people to a new life and to a life they are entitled to is important. India aspiring to become a major economic power in terms of trade and increase in GDP cannot succeed on the strength of turnkey projects designed and built abroad or only through large scale import of plant machinery, equipment, and know how, even while being alive to a short term realities. Medium and long term strategy to develop core technological strengths within our industry are vital for envisioning a developed India. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं और पैसेज हमने रीड कर लिया है। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव ऑफ द 4th डायमेंशन। तो 4th डायमेंशन के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या इंडिकेट किया गया है पैसेज में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, बिल्कुल बात की गई है पैसेज में। देन सेकंड मॉडर्न डे डायनेमिज्म, देन इकोनॉमी इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ये भी बताई गई है।
ठीक है, कि मतलब इकोनॉमी के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। और लास्ट है स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ACD। ACD मतलब यहाँ एलिमिनेट होता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मॉडर्न डे डायनिज्म। अगर हम अदर ऑप्शन को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट ऑल्टरनेटिव है दैट इज़ ACD। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट डिमांड्स। तो मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट क्या डिमांड करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ परवेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि पूरे पैसेज में टेक्नोलॉजी बेस्ड बात की गई है और पैसेज के बेसिस पर जो राइट आंसर है दैट इज़ परवेसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बताया है एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी वुड लीड टू। अगर टेक्नोलॉजी का एब्सेंस है तो सबसे ज़्यादा क्या लीड होगा? लेस पॉपुलेशन, वेस्टेज ऑफ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्सेज, लो वैल्यू एडिशन और हर्टिंग द पुअरेस्ट मोस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है आंसर नंबर दैट इज बी, जिसमें BCD इज़ द राइट, मतलब ये। ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन की कहीं बात भी नहीं की है। ठीक है, पैसेज में। देन क्वेश्चन नंबर 14 है द एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट वुड रिजल्ट इन। तो ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है आप भी कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है दैट इज़ आंसर नंबर डी, लिफ्टिंग अवर पीपल टू अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है इन विजनरी अ डेवलप इंडिया रिक्वायर्स। तो डिफरेंट जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है दैट इज़ आंसर नंबर डी, जो कि पैसेज में भी बताया गया है, डेवलपिंग अ कोर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो पैसे की लास्ट में बात की गई है आपने यहाँ देखा भी होगा, साफ साफ पैसेज में इसका आंसर दिया गया है, कोड डेवलपमेंट स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो आंसर हैं 5 में से कम 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे से मिल जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन के आपको जो आंसर हैं अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन acceptance and non-acceptance of certain stimuli in class communication is the basis of. Option number A selective expectations of performance. Option number B selective affiliation to peer group. Option number C is selective attention and option number D is selective morality. तो राइट आंसर जो 16 का है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिलेक्टिव अटेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जिसके अकॉर्डिंग आपको बेटर फीडबैक दिया जा सके। क्लियर? तो बेसिकली अगर इसका थोड़ा अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सिलेक्टिव अटेंशन बेसिकली क्या है? सिलेक्टिव अटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी एनवायरनमेंट में जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर फोकस करना। और साथ ही साथ अटेंशन इज़ अ लिमिटेड रिसोर्सेज, सो सिलेक्टिव अटेंशन अलाउ अस टर्न आउट यूनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स एंड फोकस ऑन व्हाट रियलिटी मैटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है रीज़न और असर्शन से रिलेटेड। तो जो असर्शन दी गई है दैट इज़ द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम बाय अ टीचर नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू एस्टेब्लिश इंटरेक्शन लेटर। एंड रीज़न है मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मीन्स मोर कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 17 का, जिसमें जो असर्शन है वो कहीं ना कहीं राइट नहीं है। ठीक है, दैट इज़ फॉल्स एंड जो रीज़न है वो ट्रू है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू रीज़न एंड असर्शन। असर्शन है टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इन अ नेचुरल एबिलिटी। तो इसमें बोला है कि क्लासरूम में अच्छा कम्युनिकेट करना ये क्या एक नेचुरल एबिलिटी है। और रीज़न है इफेक्टिव टीचिंग इज़ द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो द राइट आंसर इज़ ऑल्सो आंसर नंबर डी, दैट इज़
ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। मतलब इसमें जो रीज़न दिया है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें बताया है इफ़ेक्टिव टीचिंग इज़ द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। पर इस जो असर्शन दिया था द टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज़ अ नेचुरल एबिलिटी। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो हर किसी में नेचुरल एबिलिटी हो बेटर कम्युनिकेट करने की। कुछ क्या कर सकते हैं, इसे लर्न भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी जो क्या है असर्शन और रीजन से कनेक्टेड है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो असर्शन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ अ ट्रांजेक्शनल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक। रीज़न है आर टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द अजम्पशन दैट स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स आर परपसिव। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है। अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उससे देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो फर्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडिया। बी इज कम्युनिकेशन इज लर्न एबिलिटी, अभी डिस्कस किया है। कम्युनिकेशन इज नॉट अ यूनिवर्सल पैनेशिया एंड कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन। More communication means more effective learning by student. And last is value of what is learned through classroom communication is not an issue for student. तो क्वेश्चन नंबर 20 के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग क्या राइट ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है, अगर आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ABCD। ठीक है। तो ABCD, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आइडिया जनरेशन करने में और कम्युनिकेट करने में। कम्युनिकेशन क्या एक लर्न एबिलिटी, ऐसे कम लर्न किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर किसी में ये नेचुरली हो। देन इसके बाद कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रेक डाउन। बेटर कम्युनिकेशन तभी होगा जब वो ब्रेक ना हो। और मोर कम्युनिकेशन मीन्स इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे तो मतलब जो स्टूडेंट है वो बेटर लर्न कर पाएगा, इफेक्टिवली लर्न कर पाएगा। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में जो ऐसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो ये थे आज के 20 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बेसिकली NTA UGC नेट और उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज जो अभी करंटली आई हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो जनरल एग्ज़ाम हैं जैसे CTET हो गया, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को जो आज का जो लेक्चर है काफ़ी अच्छा लगा होगा, ऐसी हमारी आशा है आप सभी से। और आपने हमारी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे इस वीडियो का यूटिलाइजेशन और भी स्टूडेंट कर सकें। ठीक है। किसी भी तरीके का कंटेंट और किसी भी तरीके की वीडियो चार्जेबल नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जब भी लेक्चर हम लेकर आएंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर अपकमिंग NTA UGC नेट एग्जाम।